तो इस बीच सभी सीटों के रुझान आ गए हैं और रुझान में साफ दिख रहा है कि कांटे की टक्कर है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। हालांकि बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है एनडीए, लेकिन बीजेपी को जो चाहिए था, यानी खुद अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार करना चाहती थी बीजेपी, वो होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार जो पिछले दो चुनाव जीते हैं, 2019 का, 2014 का, उन सबसे बेहतर आंकड़े लेके आएंगे 2024 में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माहौल भी उस तरीके का बन चुका था। मोदी लहर भी दिखाई दे रही थी, विपक्ष पूरी तरीके से फेल होता भी दिखाई दे रहा था, लेकिन इन सबके बीच अचानक से ऐसा क्या हुआ कि देखिए 232 पर रुकी है इंडिया। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सीटों में बदलाव देखने को मिले, हो सकता है 10-15 सीटों पर कम हो इंडी गठबंधन, लेकिन जितनी सीटें लाई हैं वो बहुत है और ये बड़ा झटका है एनडीए को। और एनडीए की इस हार का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो ये बनेगा। उस हार का जिम्मेदार है यूपी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूपी की है, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को ये उम्मीद थी कि वहां पर 80 में से कम 60 से 65 सीटें वो लेकर आए। अभी 37 के आंकड़े पर है, तो ये जो उम्मीद थी 60-65, जो 25-30 सीटें यूपी में कम हुई, जो योगी और मोदी की लोकप्रियता है, खुद मोदी वहां से सांसद हैं वाराणसी से, इसके बावजूद और जिस तरीके से यूपी में परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, बेहद खराब रहा है। तो क्या लगता है बीजेपी का परफॉर्मेंस? सबसे पहली बात है, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जो 42 सीट से जो भी आगे चल रहे हैं और जो 80 सीट का जो था, कहीं ना कहीं बीजेपी ये तो सोच रही थी कि 70 सीट तो आई जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुस्लिम वोट और यादव वोट से उन्हें झटका लगा है। लेकिन अभी भी बाकी है, शाम तक देखा जाएगा क्या आगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यादव वोट की वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि यादव वोट पूरी तरह से अखिलेश यादव को चला गया। इससे पहले ये होता था कि यादव वोट तो अखिलेश को जाते थे, लेकिन मुस्लिम वोट अलग अलग पार्टियों को चले जाते थे। लेकिन इस बार गठबंधन की वजह से ये दोनों ही वोट गठबंधन को चले गए और बीजेपी ने जो दांव खेला था मध्य प्रदेश में कि यादव को मुख्यमंत्री बनाकर, वो भी फेल होता दिखा। 1-2 रैलियां जरूर की थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, लेकिन वो भी काम नहीं आया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल है। वहां पर भी बहुत मेहनत की थी बीजेपी ने, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बेहतर नतीजे आएंगे, कम से कम 20-22 सीटें वहां पर लेकर आएंगे, क्योंकि लगातार रैलियां की थी, अमित शाह ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी। इतनी रैलियों के बाद भी यही देखा जा रहा है कि टीएमसी वहां पर आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों है कि क्या बहुत टाइम लगेगा मोदी को ममता बनर्जी को हराने में? देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जीतना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है और इतनी जल्दी वहां पर अपना राज्य करना मोदी के लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने जितना कुछ किया है, वहां के जो लोग हैं उनके वोट सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के लिए है, क्योंकि उन लोगों का भरोसा उन पर जम चुका है। तो बीजेपी को अगली बार इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो बीजेपी इस बार उभर के जरूर आई है पश्चिम बंगाल में, जितना हम पिछली बार के लोकसभा चुनाव से अगर आंकड़े मिलाएं, तो इस बार के आंकड़े उभर के आए हैं पश्चिम बंगाल में। चलिए, अगर आप चुनाव की कुछ बड़ी बातें बताते हैं, तो बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार का असर दिखाई दे रहा है। लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से गायब हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने गलत साबित कर दिया। नीतीश कुमार का जलवा अभी भी बिहार में बरकरार है। वहीं बिहार की एक सीट की बात कर लें, काराकाट, जहां पर पवन सिंह की रैलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी और लग रहा था कि अरे पवन सिंह तो बहुत वोटों से जीतेंगे, लेकिन अभी के आंकड़ों में पवन सिंह पीछे चल रहे हैं। वहीं एक और सीट है स्मृति ईरानी, जहां पर वो लगातार कह रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, वो खुद पीछे चल रही है। ऐसा ही कुछ हाल आजमगढ़ से निरहुआ का है। वो लगातार एक के बाद एक गाने निकाल रहे थे, जा रहे थे, एक्ट्रेस को लेकर जा रहे थे, लेकिन अब वो भी 20-25 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये जो बड़े नाम पीछे चल रहे हैं, वो बीजेपी के ही चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो बड़े नाम है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है इस चुनाव में।